हाय फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। और सबकी स्टडी अपनी लगन में लगे हुए हैं। सभी दोस्त अपने लगन में लगे हुए हैं, ध्यान लगा रखा है कि एक हमें अच्छी जॉब पानी, एक अच्छा इंसान बनना है। हिम्मत मत हारना, सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। आज पाँचवीं क्लास होने जा रही है आपकी गणित पेडागोजी की, जो हमारा टारगेट क्या है, सीटेट। यहाँ पे हम जीआईसी, एलटीटी, जीटी, पीजीटी, केबीएस, पीजीटी, बायोलॉजी तैयारी कराते हैं इस चैनल पे। अभी थोड़ा बिजी हैं इसलिए क्लास नहीं हो पा रही बायोलॉजी की। गणित की पेडागोजी की 5वीं क्लास होने जा रही है आज आपकी। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेंगे रामबाण। चलिए, पहला प्रश्न आ गया आपका। पहला प्रश्न क्या रहा है आपका। 50 में एक और संख्या जोड़ी जाती है और फिर भी वही संख्या 50 में से हटा दी जाती है, तो फिर आप दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। एक संख्या जोड़ी जाती है और एक हटा दी जाती है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 50 है और जो पूर्ण संख्या हमने मान ली x है। ठीक, मान लिया हमने x, मान ली एक संख्या। फिर वही दूसरी संख्या हमने 50 घटा दी संख्या, तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखिए, आपकी एक हमने 50 हमने मानी थी, 50 प्लस x मानी थी, और आपकी दूसरी है प्लस 50 माइनस x, ये हमने घटा दी थी। 50 प्लस x ये घटा दी थी संख्या हमने, तो हमारा बराबर हो जाएगा 50 और 50 100, 50 और 50 100 और प्लस x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये इसका आंसर है। तो क्या है इसका 100 आंसर है इसका, बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार ने 53 किग्रा और 5.3 किग्रा बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 ग्राम किग्रा काजू को मिला दिया था तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो प्रत्येक का भार क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते, क्या होगा देखते हैं इसका आंसर। हमारा किग्रा कितना था, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम किग्रा बादाम था। कितना हो गया आपको, किग्रा को हम इस पर बल देंगे चेंज होते 53 हो जाएगा आपका, 53 ग्राम। अब 2.2 ग्राम किग्रा, इसको अगर हम उसमें करेंगे चेंज तो आपका 2200 ग्राम हो जाएगा। तो बादाम और किशमिश और काजू के मिश्रण का भार क्या हो जाएगा।
तो हमारे क्या बादाम और यानी किशमिश और काजू का जो मिश्रण हो जाएगा हमारा 53 प्लस 22, इन दोनों को हम लोग 53 और हाँ प्लस जो 53 प्लस 21 प्लस हमारा 2200, जब हमारा इनको टोटल हमने जोड़ा, जो हमारा जो इनका टोटल हुआ हमारा, तो ये हुआ आपका 96 ग्राम, 96 ग्राम, 96 ग्राम। तो 2 दर्जन कितने पैकेट थे हमारे, तो 2 दर्जन पैकेट कितना हो गया आपका, पूछा है इसमें 2 दर्जन पैकेट। देखिए 2 दर्जन पैकेट आपके कितने हो गए, 2 दर्जन पैकेट होगा हमारे 2 इंटू 12 कितना होगा 24। तो फिर आया हमारा ये आ गया आपका 96 और बटे आपका 24, 24 से जब हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 400 ग्राम, 400 ग्राम। तो हमारा डी आंसर कितना जाएगा आपको 400 ग्राम। तो डी आंसर इसका ठीक है आपका। इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आराम से रिपीट कर सकते हो, मैथ बहुत इजी है। ज़्यादातर जो मैथ में आराम से, जो भी जिनको भी मैथ डर लगता हो वो भी मैथ आराम से करना सीख जाएंगे, बहुत इजी है मैथ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न आपका, आशा के घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर मोबाइल खरीदना चाहती है। आशा जो घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को उसमें से 60 रुपये उसने खर्च कर देती है। तो उससे 5950 का मोबाइल खरीदने का 5950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह बचत करनी होगी। बात कर ले कितने बचत करनी होगी। तो हम बात कर लेते हैं, पहले जो आशा है, आशा क्या करती है आपके कितने बचत की कुल रकम जान लेते हैं। बचत की रकम कितनी हमारी 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 80। तो ये है हमारी बचत की रकम। जब वो आशा इतने खर्चती है तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये सब जोड़ेंगे हमारे 230 हो जाएंगे। 230 माइनस 60 रुपये उसमें से वो उठा लेती है, बचे कितने 170 रुपये बचे, 170 रुपये। अब 170 और हमारा मोबाइल कितना आ गया था 5990 का, 5990 का, 5990 का 170 से डिवाइस कर दे। इसको हम जो काटेंगे आपको, तो इसका आ जाएगा आपका 35। तो 35 आंसर सही। तो 35 सप्ताह उसको पैसे इकट्ठे करने हैं जिससे वो अपना मोबाइल खरीद लेगी। इसमें पूछा है मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी, तो 35 सप्ताह उसको बचत करनी पड़ेगी जिससे वो अपना मोबाइल ये खरीद लेगी। ये रिया आपका। इस टाइप के प्रश्न भी आराम से बिल्कुल ईजी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुणा हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, एक वर्ग की जो भुजा है 10 सेमी है, क्या है आपको वर्ग, वर्ग कितना है 10 सेमी भुजा है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा आपका। एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो वर्ग कितना होता है हमारा, जो वर्ग का परिमाप होता है 4 होता है। तो 4 इंटू गुणा 10, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 सेमी। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 सेमी हो गया आपका। ये आपको है ना वर्ग की जो भुजा दोगुनी का, अर्थात अगर हम दोगुनी कर देंगे वर्ग की भुजा, तो हमारा 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 20। चलो हमारा 20 सेमी कर दी जाए तो नए वर्ग का परिमाप कितना होगा
तो हमारा नया वर्ग का परिमाप कितना होता, हुआ कितना, तो आपका 4 गुणा 20, 20 चौक 80, तो कितना हो जाएगा हमारा 80 सेमी। तो अगर इससे नए वर्ग का परिमाप क्या होता है, दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दुगुना, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, तो इस टाइप से हमारा दुगुना हो रहा है 80, तो ये दुगुना मतलब बी आंसर इसका ठीक है। दुगुना करना हमें, तो दुगुना 80 हो रहा है, पहले हमारा 40 हो रहा था, अब हमारा कितना हो रहा है 80 दुगुना हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है आपका, समावेशी विद्यालय में आप अपने कक्षा के दृष्टिबद्ध बाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसा पूरा करेंगे, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें कुछ उपलब्धि वाले प्रश्नों को साथ बैठाकर, या शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों को साधनों का प्रयोग कर कर। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को संसाधनों का प्रयोग कर, डी आंसर इसका सही है। क्योंकि जो हमारी समावेशी शिक्षा है विद्यालय में, कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को साधनों का प्रयोग करना ही चाहिए। छठा प्रश्न आपका, छठा प्रश्न है कि संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। संख्या एक प्रतीक है जिससे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मान लेते हैं ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन कह रहा है कि बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है, बी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों शुद्ध हैं। अगर हम इसकी बात करें कि संख्या एक प्रतीक है जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ए और बी दोनों शुद्ध हैं, तो हमारा बी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि देखिए जो संख्या है एक आपके आगणितीय मान है जो एक निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए शब्द चिन्हों का आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जिस शब्द से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, जबकि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे व्यंजक कहते हैं। अर्थात संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक क्या है आपके, जैसे आपका देवनागरी है, अंतर्राष्ट्रीय है, रोमन है, इस टाइप से हमारे क्या है दोनों ही शुद्ध हैं ये। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय परिक्रमण नहीं है। कौन सा आपका गणितीय परिक्रमण नहीं है, कंठस्थ करना या आकलन करना, पंचांतरण करना, मानस दर्शन करना। अगर हम इसकी बात करें ये भी है, ये भी है, ये भी, कंठस्थ करना, तो हमारा ए आंसर पूछा नहीं है, तो ए आंसर इसका ठीक है, ये नहीं है। देखिए कंठस्थ करना मतलब गणित परिक्रम नहीं है, जबकि आकलन करना, पंचांतरण, मानस दर्शन करना, दर्शन या रचना आदि जो गणितीय प्रकरण है, गणितीय शिक्षण प्राय मौलिक तथ्यों, नियमों और सूत्रों को रटने पर बल दिया जाने की आलोचना करती है। जो हमारा क्या है आपका तथ्य है, नियम और सूत्रों को रटने के लिए गणित की हमारी आलोचना करती है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। हमें क्या इसमें नहीं निकालना है, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण या वर्ग सम्मेलन। देखिए अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, संरक्षण मान लेते हैं, संरक्षण है हमारा, और आपका वर्गीकरण और वर्ग समावेशन। अगर हम मापन क्या है, मापन के बारे में जान लेते हैं, मापन क्या है, इससे पूछा मापन नहीं है, तो बी आंसर इसका ठीक है, मापन नहीं है। देखिए मापन एक प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। जो मापन है आपकी प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, जबकि जो संख्या वर्ग समावेश वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या की संकल्पना से संबंधित है। नवा प्रश्न आपका, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की विशेषता क्या है। तो हम सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी है।
दूसरा है आपका, मैं अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यह डी ऑप्शन कह रहा है कि गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ठीक है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला, आपका बी आंसर ठीक है, क्योंकि गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। वैकल्पिक जैसे दुकानदार हिसाब लगाते हैं, इस हिसाब से भी क्लास में चर्चा की जानी चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें। देखो, अशिक्षित दुकानदार जो उपयोग किए जाते हैं जैसे गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट, बच्चों को तर्क सिखाना चाहिए, कैसे हम हिसाब जोड़ते हैं, कैसे हम हिसाब लगाते हैं। तो ये क्या आपके वैकल्पिक रणनीतियों को कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, एक शिक्षकों गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह में कैसे संभालना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। बी ऑप्शन कह रहा है अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। सी ऑप्शन कह रहा है देखो, बी ऑप्शन क्या कह रहा है अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। सी ऑप्शन कह रहा है कम क्षमता वाले बच्चों, अगर कम क्षमता वाले तो ये तो नहीं होगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रेशर देकर नहीं, इसमें पूछा अलग अलग क्षमता वाले, तो बी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय में समूह को संभालने है तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि वे अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। 11वां प्रश्न है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बी ऑप्शन है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा 12 दक्षता और कौशल। दक्षता, इसको देखिए, कक्षा 12 दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाए बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। वर्ष के अंत परीक्षा को इसको नहीं, गणना के लिए बच्चों को लघु विधि अपनाएगा ये भी नहीं, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए नहीं, तो हमारा बी आंसर ही इसका ठीक है। बी आंसर कह रहा है लेव वाइगोस्की रूस के रहने वाले थे। उन्होंने तर्क देकर बताया कि बच्चे जो सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपने शिक्षण विकसित करते हैं वे जीवन के एक तरीके से अपने विसर्जन की तार्किक प्रक्रिया के रूप में नई और बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित निकटवर्ती विकास का क्षेत्रों से संबंधित करता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। कौन सा बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट पर नकल कर रहे हैं, कार्य नकल कर रहे हैं नहीं। बच्चों का अन्वेषण लगाना नहीं। शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें नहीं, तो हमारा ए आंसर ठीक है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है आपके निम्नलिखित में से कक्षा में कौन सा हो रहा कार्य है, तो क्या है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। इसमें ये क्या है हमारा कार्य हो रहा है।
नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, बच्चों के बीच गिनती कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है, हमें नहीं देखना इसमें। संबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना, समूह बनाना, या एक एक संगता। एक एक संगता नहीं है, संबंध बनाना ये ठीक है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना ये ठीक है, और समूह बनाना नहीं, हमारे ये नहीं, ये सही है। समूह बनाना ये ठीक है, और एक एक संगति है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से ये नहीं है आपको, तो बी आंसर इसका ठीक है। ये कह रहे थे कि बच्चों के जो बीच गिनती का जो कौशल को विकसित करने के लिए संख्याओं की क्रमबद्धता, समूह बनाना, एक एक संगता आवश्यक है, जबकि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ाना आवश्यक नहीं है। 14वां प्रश्न है, एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयतन के क्षेत्रफल के रूप में उपयोगी किया। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे सही कर रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, या सी कह रहा है क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में, या डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर सही है, क्योंकि बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के जो सामान्य विचार को आयतन के क्षेत्रफल के रूप में उपयोगी किया। ए आंसर इसका ठीक है। एक बच्चे से ये पूछने को कहा कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की जो अवधारणा के बारे में ये कहा जा सकता है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयतन के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, क्योंकि आयतन का क्षेत्रफल आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो नहीं, गलत है। और हर कोई गणित सीख सकता है, हर, तो जो हमारा ये इसको लिख दो, हर कोई गणित सीख सकता है। ये आपका सी ऑप्शन कह रहा है गणित केवल कठोर अभ्यास है, ये नहीं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय, ये भी नहीं। तो हमारा यही आंसर सही है, बी, क्योंकि देखो हर कोई गणित सीख सकता है। देखिए, गणित सीखने के संबंध में ये कथन सत्य है कि कोई भी गणित सीख सकता है, जबकि ये कहना गलत है कि आमतौर पर लड़कियां ही गणित में कमजोर होती हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, और गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय भी है। ये चीज़ हम मान लेते हैं, मगर ये गलत है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, 16वां प्रश्न है आपका, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया, और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उसमें कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, या आगमन विधि? शिक्षक देखिए, शीट पर समकोण वाले त्रिभुज खींचा गया तथा बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। अगर संबंध खोजने की बात आती है तो उसमें हमारा आगमन विधि होगा। डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है, जिस पर समकोण वाले त्रिभुजों को खींचा गया, और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा जाता था। इस परिस्थिति में शिक्षक को आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। खोजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? नहीं निकालना हमें, संकल्पों के बारे में सही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाता है, ये तो नहीं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम आ गई है, हाँ सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंत संबंधी अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का
संग्रह प्रस्तुत करता है, ये ठीक है। तो उसमें नहीं है तो हमारा ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि उसमें पूछा नहीं है। क्योंकि देखिए संकल्प जो मानचित्र के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। संकल्प मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता है तथा अंत संबंधी अवधारणाओं को उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, जबकि संकल्पना मानचित्र के बारे में यह कथन सत्य नहीं है। प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए कैसे कैसे घुमा फिराने का सवाल पूछा था। 11,000 1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इस टाइप के प्रश्न देखिए घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर हम 11,1100 की प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं, 11,1111 और 11,000 की बात कर ले हमारा, देखिए ये हो गया आपका 11 क्या है 11,000, 11,000 ये हो गया आपका 11,000, ठीक। 11,000 3 जीरो हो गए। अब 100 1100 तो कितना हो गया आपका 1100, ये हो गया 1100, तो ये हो गया आपका 1100। फिर पूछा 11 तो आपका कितना हो जाएगा 11। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12,111, 12,111 ये आंसर इसका ठीक है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। 1100 ये हो गए 11,000, फिर 1100 पे 11 ये आता है जोड़ में। इस टाइप से आपको घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इस सवाल का कभी ऐसा कि हर किसी से नहीं फंस पाता दिमाग में, ये घुमा फिराने के सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दोबारा समझ लो इसको अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा हो। पहले देखिए 11 है, आपको जो पूछा 11,000 तो 11,000, फिर पूछा है 1100, जब 1100 हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे 1100, ये 1100 हो गए। फिर पूछा है 100 11 तो ये हो जाएगा आपका 11। तो इस टाइप से हमारे जोड़ का हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट 19वां, प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, किस पर इसका ध्यान किस पर नहीं होना है। गणित भाषा का विकास है, गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास है, गणितीय अवधारणाओं को समझना। आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका बी आंसर ठीक है, क्योंकि गणित की समस्या का जवाब देना में सटीकता। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान गणित की समस्या को जवाब देने में सटीकता पर नहीं होना चाहिए। बारहवां प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणा के विकास निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है चित्र बनाना, बी ऑप्शन कह रहा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझना। किस पर है। अगर हम इस प्रश्न की पहला बात कर लेते हैं तो हमारा ए पहला जो आपका हो जाएगा, पहले क्या है आपका चित्र बनाना ए, तो हमारा जो इशारा जा रहा है आपका प्रश्न का पहला अनुभव प्रदान कर, पहला आएगा हमारा क्या है अनुभव प्रदान करना, अनुभव प्रदान करना। तो हमारा पहला सी हो जाएगा आपका अनुभव प्रदान करना। फिर हो जाएगा भाषा के माध्यम से समझना, तो हमारा डी भाषा के माध्यम से समझना। फिर कह रहा है आपका चित्र बनाना, चित्र बनाना ए, तो सी डी ए कौन सा हमारा सी डी ए बचा क्या आपका बी। तो आपका क्या है बी में क्या है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना बी। तो हमारा ए आंसर इसका ठीक है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछता तो पहले हमें क्या करना है, पहले प्रदान वो अनुभाव प्रदान करना है, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझना है, फिर चित्र बनाना, फिर उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना है।
इस टाइप से प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा को विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम करता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न क्या है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। शिक्षण अधिगम के साथ बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। पहला क्या करना है हमें, पहले हमें शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना का बनाना और संगठन करना। तो बी आंसर ले लो, हम पहले हम ले लेते बी ले लो, ये करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है इसमें, फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना, ए बी ए। और आपका फिर हमें उसके बाद में इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, सी। और बचा कौन सा आपका, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार, तो आपका डी। तो बी ए सी डी कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी सी ए डी। तो बी ए सी डी कौन सा, चौथा आंसर सही है आपका। इस टाइप से हमें पहले हमें इसमें शिक्षण अधिगम बी, उसके बाद में हमें शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, ए। सी कह रहा है प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, और डी कह रहा है बच्चों का अधिगम में प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार करना, डी। इस टाइप से हमारा ये क्रम सही है। नेक्स्ट प्रश्न 22वां प्रश्न है कि रोमन अंकों का योग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कर है, या बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, रोमन अंक का स्थानीय मान नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जो रोमन अंक का उपयोग हम आमतौर पर हिंदू अरबी अंक जैसी संख्याओं के लेखन में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते और इन संख्याओं का उपयोग हम गणना करने में मुश्किल होता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूदा वस्तुओं के भौतिक गुणों को, क्या है, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियों करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डब साराडास खेलने का आनंद ले रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ बच्चों में अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो बी आंसर ही इसका सही है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा आंसर कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश और मौजूदा वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक एक सबसे उचित उद्देश्य भूमिका होता है कि बच्चे को अनौपचारिक रूप से किसी भी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनको समझ को गहन बनाता है, जिससे उनकी बच्चों की जिज्ञासा उससे बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहे फ्रेंड्स आपके 23 गणित के पेडागोजी के प्रश्न। हम आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी टाइप के आपके प्रश्न देखिए CDP में 15-16 प्रश्न 17 पूछे जाते हैं। अपने 15-16 नंबर या जो 20 नंबर को मैथ के पेडागोजी में ऐसा कर लीजिए जैसे ये आपके जीवन से यानी आपकी जिज्ञासा को एकदम सटीक रहें, क्योंकि दोस्तों CTET बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना, बाकी CTET कुछ नहीं है। ऐसा कर लीजिए कि पेडागोजी में
कि परीक्षा में जाते साथ ही हाँ आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप के। और जब भी आप प्रश्न करो तो बच्चे की तरफ ही सटीक आंसर देना, ना कि अपनी तरफ। बच्चे की तरफ इशारा होना चाहिए, बच्चे की तरफ इशारा चाहिए, बच्चों की तरफ जाना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अपनी तरफ मत लेकर जाना इसको। ओके फ्रेंड्स।